जरा एक मिनट के लिए ये हिसाब लगाते हैं। सुबह 7 बजे उठो, फिर 9 घंटे ऑफिस में खपो और महीने के अंत में सैलरी आती है, मान लीजिए 30,000 रुपए। अब इसमें से 12,000 तो सीधा सीधा किराए में चले गए, 5,000 का राशन आ गया, 8,000 की EMI कट गई और हाथ में बचा क्या? सिर्फ 5,000 रुपए। यही वो सवाल है जो आज की पीढ़ी के दिमाग में घूम रहा है। और ये कोई हल्का फुल्का सवाल नहीं है, ये एक गहरी भावना है, एक सोच है जिसे अब एक नाम मिल गया है, फाइनेंशियल नाइहिलिज्म। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं। तो आखिर ये फाइनेंशियल नाइहिलिज्म है क्या चीज? देखिए, ये कोई आलस या निराशावाद नहीं है। ये एक ठंडा सोचा समझा हिसाब किताब है, एक ऐसा नतीजा जिस पर लोग इमोशंस में नहीं बल्कि नंबर्स को देखकर पहुंच रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि लोग अब ये मानने लगे हैं कि पैसे बचाना, बजट बनाना, ये सब जो हम सुनते आए हैं अब बेकार है। क्यों? क्योंकि जो ट्रेडिशनल सपने थे, जैसे अपना घर खरीदना, वो अब मैथमेटिकली हिसाब किताब के हिसाब से इतने दूर हो गए हैं कि वहां तक पहुंचना लगभग इम्पॉसिबल सा लगता है। और ये सिर्फ कोई हवाई बात या एक फीलिंग नहीं है। जब हम आंकड़ों को देखते हैं ना, तो ये निराशा की भावना और भी पक्की हो जाती है, क्योंकि जो गणित है वो झूठ नहीं बोलता। जैसे 1990 से अब तक सैलरीज लगभग 10 गुना बढ़ी हैं, ठीक है, 10 गुना। लेकिन उसी दौरान मुंबई जैसे बड़े शहर में घर की कीमतें 40 गुना बढ़ गई हैं। सोचिए, 40 गुना। ये जो गैप है ना, इसे नजरअंदाज करना बहुत मुश्किल है। और देखिए, मुंबई में एक एवरेज घर की कीमत एक एवरेज सालाना इनकम का 14 गुना से भी ज्यादा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई अपनी पूरी की पूरी सैलरी बिना 1 रुपया खर्च किए 14 साल से ज्यादा तक बचाता रहे, तब जाकर वो एक घर खरीदने का सोच सकता है। ये तो प्रैक्टिकली नामुमकिन है। तो जब आज की पीढ़ी ये कहती है कि भाई पैसे बचाने का क्या फायदा, तो वो कोई इमोशनल होकर ये बात नहीं कह रही, वो सीधे सीधे गणित की बात कर रही है। ये एक लॉजिकल नतीजा है। लेकिन यहीं पे कहानी में एक बहुत जरूरी मोड़ आता है। ये जो भावना है, ये भले ही अपनी जगह सही लगे, पर ये मानसिकता बहुत खतरनाक एक्शन की तरफ धकेल सकती है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, पहले के जमाने में तुलना किससे होती थी? एक शर्मा जी के बेटे से जो पड़ोस में रहता था, एक इंसान। आज इंस्टाग्राम की फीड है, जहां हर तीसरी स्वाइप पर एक नया शर्मा जी का बेटा या बेटी दिखती है, जो एक ऐसी शानदार जिंदगी जी रहे हैं जो हमारी पहुंच से कोसों दूर है। ये जो कभी ना खत्म होने वाली तुलनाएं ना, ये किसी को भी मानसिक रूप से तोड़ सकती हैं। और जब लोग अंदर से हार मान लेते हैं, तो उसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि लोग छोटी छोटी खुशियों पर बेतहाशा खर्च करने लगते हैं। ज़ोमैटो से रोज ऑर्डर करना, घूमने फिरने के लिए लोन लेना, और सबसे खतरनाक, जल्दी अमीर बनने के चक्कर में ऑप्शंस ट्रेडिंग और क्रिप्टो जैसी हाई रिस्क चीजों में पैसा डुबा देना। और इन सब को सही ठहराने के लिए एक ही बहाना होता है, योलो, यानी यू ओनली लिव वंस। तो यहाँ पर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि फाइनेंशियल नाइहिलिज्म को एक विचार के तौर पर समझना जरूरी है। ये एक असली प्रॉब्लम का रिएक्शन है, लेकिन जब इसे जिंदगी का एक्शन प्लान बना लिया जाता है तो ये बेहद खतरनाक हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि अगर सिस्टम ही टूटा हुआ है तो फिर किया क्या जाए? जवाब है, खेल ही बदल दो, अपने गोल पोस्ट ही शिफ्ट कर दो ताकि जीतना मुमकिन हो सके। तो इस नए सिस्टम के लिए यहाँ 4 नए नियम हैं। पहला, घर को अपना गोल मत बनाओ, ऑप्शनैलिटी को गोल बनाओ। मतलब इतनी सेविंग हो कि कभी भी करियर या शहर बदलने की आज़ादी रहे। दूसरा, सिर्फ पैसा नहीं, आदतें बनाओ। एक छोटी सी SIP भी, पता है, वो डिसिप्लिन बनाती है जो जिंदगी भर काम आता है। तीसरा है, अपना इनफ खुद डिफाइन करो। 1 करोड़ के घर का सपना देखने से अच्छा है 3 लाख का इमरजेंसी फंड बनाने का टारगेट रखो। ये एक ऐसा टारगेट है जिसे पूरा किया जा सकता है। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, करियर के शुरू में कर्ज से बचो। 20s में EMI के जाल में फंसने का मतलब है अपनी फाइनेंशियल आज़ादी को गिरवी रख देना। तो हाँ, ये सच है कि सिस्टम में दिक्कतें हैं, पर रहना तो हमें इसी में है। फाइनेंशियल नाइहिलिज्म एक सच्चाई है, एक फ्रस्ट्रेशन है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन एक शुरुआती बिंदु होता है, मंजिल नहीं। तो अब सवाल ये है, अगर खेल के नियम सही नहीं है तो हमारी अगली चाल क्या होगी?